हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर ये पढ़े। हार्डनेस क्यों होता है ये भी पढ़ा गया। हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे वो सभी मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये हार्डनेस पर ये लास्ट वीडियो है हार्डनेस, जिसमें हम लोग आज के वीडियो का जो सब्जेक्ट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि डिग्री ऑफ हार्डनेस। ये हार्डनेस कितना है ये पता करना। डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उस पर कुछ न्यूमेरिकल की हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हार्डनेस का एस्टिमेशन, कैसे हार्डनेस ये एस्टिमेट ये किया जाता है। हार्डनेस का एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ ए स्टैंडर्ड यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड ये सोप सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन। ये साबुन का एक घोल होता है उससे, या स्टैंडर्ड के रूप में EDTA लिया जाता है। EDTA और साबुन के घोल के द्वारा कैसे हम लोग एस्टिमेशन करेंगे हार्डनेस का, ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब है डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस है क्या, मतलब वाटर कितना हार्ड है। कितना हार्ड है मतलब कि वाटर हार्ड किसकी वजह से है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट के वजह से हार्ड है। तो गिवन अमाउंट ऑफ हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के वो सारे सॉल्ट कितने ज्यादा प्रेजेंट है, जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा हार्डनेस उतना ही ज्यादा होगा। तो ये जितना ज्यादा मैग्नीशियम और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट, इसके घुले रहने की वजह से वाटर हार्ड है। और ये जितना ज्यादा घुला हुआ रहेगा इन ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, हार्ड वाटर, वो डिग्री ऑफ हार्डनेस उतना ही ज्यादा होगा। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस को जनरली ppm में एक्सप्रेस किया जाता है। ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। ppm का मतलब हुआ पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन मतलब 10 लाख में कितना पार्ट है। यानी कि अगर हार्ड वाटर का वेट है 10 लाख ग्राम, तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट का कितना ग्राम वो घुला हुआ है। अब हालांकि सल्फेट भी होता है, बाइकार्बोनेट भी होता है, क्लोराइड भी होता है, सब अलग अलग है। तो इन सब को अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करें तो अलग होगा, बाइकार्बोनेट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें तो अलग होगा। इसीलिए क्या किया गया कि इसको जनरलाइज करके कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट कर दिया गया। इसलिए हम लोग डिग्री ऑफ हार्डनेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर डायरेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट और इक्विवेलेंट टू वेरियस कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट। अगर दूसरा सॉल्ट है तो उन सबको कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, और वो 1 मिलियन पार्ट ऑफ वाटर में प्रेजेंट है, वही उसका डिग्री ऑफ हार्डनेस। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 10⁻⁶ ग्राम, 1 मिलियन का मतलब ही है 10 लाख, 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ ग्राम हार्ड वाटर का सैंपल ले लिए। उस सैंपल में जो सॉल्ट के वजह से हार्ड है वो सॉल्ट का अमाउंट निकालेंगे, उसको CaCO3 के इक्विवेलेंट करेंगे, और इक्विवेलेंट करने के बाद हम लोग वो निकालेंगे हार्डनेस। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस का ये फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मानते हैं यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से तो वाटर हार्ड है नहीं, तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर रहेगा भी तो उसको तो लेंगे नहीं। हम लोग को
रहेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम का, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट, उन सब का वेट दिया रहेगा। उन सबको CaCO3 के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना है, उसका वेट निकाल लेना है। अब वाटर का जितना सैंपल है, तो मान लीजिए वाटर का W1 ग्राम, तो W1 ग्राम में वो जो सॉल्ट इक्विवेलेंट है कैल्शियम कार्बोनेट के, वो मान लीजिए X ग्राम है। तो W ग्राम वाटर में X ग्राम कैल्शियम है, मैग्नीशियम का जो सॉल्ट जो इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट है। तो 1 ग्राम में कितना, X/W, तो 10⁶ ग्राम में कितना, तो X × 10⁶/W। तो X क्या था, वेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट इक्विवेलेंट टू CaCO3 इंटू 10⁶/W क्या था, वेट ऑफ हार्ड वाटर। तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ हार्डनेस। ये समझे कि पहले वाटर का जो भी सैंपल दिया हुआ है वाटर का वेट, उसमें हम लोग को कैल्शियम मैग्नीशियम का जो भी सॉल्ट है उसके वेट को CaCO3 के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना होगा, और कन्वर्ट करके तब ये वाटर का सैंपल जो है उसका वेट W ग्राम में X ग्राम सोल्यूट है, तो 1 ग्राम में कितना, 10⁶ ग्राम में कितना। तो यही हो जाएगा उसका डिग्री ऑफ हार्डनेस इन ppm। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल कि एक 100 kg सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ MgSO4 and 11.1 gram of CaCl2. What is the total hardness of water? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ MgSO4 का 12 ग्राम, CaCl2 का इतना ग्राम, इन दोनों के वजह से वाटर हार्ड है, और हार्ड वाटर का सैंपल कितना, 100 यहाँ पर kg। तो अब पहले हम लोग इन दोनों के वेट को CaCO3 के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये जानते होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट इन ग्राम कितना, MgSO4 का 12 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट MgSO4 का कितना होगा, तो MgSO4 बताए थे पहले, किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, Mg का अलग निकाल लीजिए, SO4 का अलग। तो Mg का 24 एटॉमिक मास, वैलेंसी 2, तो 12 होगा, और SO4 का 96, और 2 से हम लोग को डिवाइड करना होगा क्योंकि वैलेंसी 2 है, तो 96/2 कितना हो जाएगा, 48। तो 48 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, इसलिए यहाँ 60 लिख लिए। और CaCl2 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, CaCl2 का वेट 11.1 बाय उसका इक्विवेलेंट वेट फिर निकालेंगे। तो CaCl2 का इक्विवेलेंट वेट कितना, Ca का तो होता है 20, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक मास होता है 40, तो वैलेंसी 2, तो 40/2 हो जाएगा 20, और Cl का 35.5, तो कितना हो जाएगा 55.5। ये हम लोग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/5, ये 1/5, तो 1/5 यानी 0.2 + 0.2 0.4। ये तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हुआ, हम लोग को तो वेट लेना है, तो वेट ऑफ CaCO3 क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना, Ca का 20, CO3 का 30, तो कितना हो जाएगा 50, तो 20 ग्राम। तो अब डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होगा, वेट ऑफ CaCO3 और इक्विवेलेंट CaCO3 कितना हुआ 20 into 10⁶ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हार्डनेस। तो हार्डनेस, ये वेट ऑफ हार्ड वाटर का वेट 100 kg, लेकिन ऊपर अगर वेट ग्राम में लिए हैं तो नीचे भी ग्राम में, तो 100 और 1 kg इज इक्वल टू 10⁻3, तो 10⁻3 और 100 10⁵ then 10⁶, तो 10 बचेगा, 20 into 10 कितना हो जाएगा 200 ppm।
क्वेश्चन है 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन जिसका 1 ml सॉल्यूशन इक्विवेलेंट है 0.001 ग्राम CaCO3 का। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि was required in titrating 50 ml of a sample of hard water to produce good leather. Calculate degree of hardness, density of water दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर साबुन के सॉल्यूशन से वाटर के हार्डनेस को ये मापा जाता है। तो उसमें कह रहा है कि 10 ml सॉल्यूशन चाहिए और यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है कि 1 ml बराबर इतना ग्राम। तो यहाँ तो सॉल्यूशन में हम लोग डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा कि 1 ml में ये 0.001 ग्राम, तो यहाँ तो उसका 10 ml है तो 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 0.01 ग्राम ये हो जाएगा CaCO3 का वेट। और वेट ऑफ हार्ड वाटर, अगर हम लोग हार्ड वाटर लेते हैं तो हार्ड वाटर का वेट कितना हो जाएगा। हार्ड वाटर का वेट यहाँ अगर निकालेंगे तो ये तो वॉल्यूम है 50, तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट निकालना पड़ेगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1.1 इंटू वॉल्यूम कितना 50, तो पॉइंट यहाँ 10 ये कैंसिल, ये हो जाएगा 55 ग्राम। तो यहाँ डिग्री ऑफ हार्डनेस कितना हो जाएगा वेट ऑफ CaCO3 0.01 इंटू 10 टू द पावर 6 बाय यहाँ हार्ड वाटर 55 इतना ppm। इसको सॉल्व कर लेंगे ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इन ए सैंपल ऑफ वाटर दिस मोल ऑफ MgSO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, फाइंड द हार्डनेस। तो यहाँ तो CaCO3 दिया हुआ नहीं है, MgSO4 है, यानी MgSO4 को CaCO3 के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4। तो क्या होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4 कितना होगा, यह MgSO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो 0.001 और ये नंबर ऑफ मोल है उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.002 इतना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये तो जानते हैं ना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल दिया रहे तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और n फैक्टर MgSO4 का क्या है, तो किसी भी सॉल्ट का n फैक्टर जो होता है उस सॉल्ट में कैटायन पर टोटल चार्ज या एनायन पर टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो कैटायन और एनायन के टोटल चार्ज दोनों में से किसी एक का, तो 2 चार्ज है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालें। तो वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, तो 0.002 इंटू कितना हो जाएगा इंटू CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 50। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इन ग्राम हो जाएगा। तो नीचे यहाँ 1000 हो गया, तो यहाँ 50 इंटू 2 तो 100/1000 यानी 1/10 0.1 हो जाएगा 1 ग्राम। तो अब यहाँ डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए हम लोग को क्या चाहिए वेट ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का कितना दिया वॉल्यूम दिया 1 लीटर, तो वॉल्यूम है तो वेट ऑफ हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से अगर मास निकालना है तो हमें क्या चाहिए डेंसिटी चाहिए, लेकिन डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं है। और जब डेंसिटी नहीं हो तो 1 मान के बनाना चाहिए क्योंकि वाटर का इन जनरल डेंसिटी 1 होता है। इसलिए 1 लीटर 1000 ml इंटू 1 तो 1000
ग्राम हो जाएगा। तो अब यहाँ डिग्री ऑफ हार्डनेस कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ हार्डनेस यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ CaCO3 0.1 इंटू 10 टू द पावर 6 और नीचे हो जाएगा 1000। तो यहाँ तो 10 टू द पावर 3 इंटू 0.1 में 100, तो क्या हो जाएगा 100 ppm। The question is 1 liter of a sample of hard water contains 1 milligram of CaCl2 and 1 milligram of MgCl2. Find the total hardness of water in ppm। तो हम लोग का क्या सोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? हम लोग क्या करेंगे, दोनों को, ये दोनों में से कोई भी CaCO3 नहीं है, इन दोनों को CaCO3 के इक्विवेलेंट करेंगे। इसीलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट इन ग्राम कितना? 1 मिलीग्राम, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -3 या सीधा 1/1000 कर देते हैं। और इक्विवेलेंट वेट CaCl2 का, Ca का 20 और Cl का 35.5, तो कितना हो जाएगा? दोनों का सम 55.5 और प्लस इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये भी 1 मिलीग्राम, तो 1/1000 और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? तो C इसका होता है 12, तो 12 और 35.5 47.5, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हुआ। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसको अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 55.5 हो जाएगा 0.018 इंटू 10 टू द पावर -3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 47.5, इट इज 0.021 इंटू 10 टू द पावर -3। ये दोनों का अगर सम लेते हैं तो 819,213 0.039 इंटू 10 टू द पावर -3, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया। तो यानी कि यहाँ वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा? तो 0.039 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू इसका इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0.039 इंटू 50, इट इज 1.95 इंटू 10 टू द पावर -3, ये इसका हो जाएगा इतना ग्राम। तो अब डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है? वेट ऑफ CaCO3 1.95 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 6, और नीचे क्या हो जाएगा 1 लीटर ऑफ सैंपल। तो यहाँ वाटर का तो डेंसिटी दिया हुआ नहीं है, जब डेंसिटी नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग 1 यूज करेंगे, और 1 लीटर मीन्स 1000 ml, और 1 ml का मास 1 ग्राम, तो टोटल 1000 का 1000, यहाँ 1000 हो जाएगा। तो ये नीचे आएगा
तो यहाँ भी 1000, तो 10⁶, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.95 ppm। ये लेवल हो गया उसके हार्डनेस का। तो ये हार्डनेस का कैलकुलेशन हुआ। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 500 ml of a sample of hard water containing CaHCO3 was titrated against NY10 HCl with methyl orange as indicator. 20 ml of the HCl solution was required to neutralize the given sample. Determine the degree of temporary hardness of the given sample. ये CaHCO3 गुणा हुआ है, इसीलिए इसके वजह से तो टेम्पररी हार्डनेस ही होता है, इसमें डिग्री ऑफ टेम्पररी हार्डनेस पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से, तो पहले हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट CaHCO3 के हो जाएगा, और CaHCO3 को किससे टाइट्रेट कर रहे हैं हम लोग, इसको टाइट्रेट कर रहे हैं HCl से, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaHCO3 होल टू, और बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl हो जाएगा। तो HCl का इक्विवेलेंट कितना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो जानते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है NV/1000, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000, तो नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है N/60, यानी 1/60, और वॉल्यूम कितना, तो HCl का कितना यूज हो रहा है 20 ml, तो 20, और बाय कितना हो जाएगा 1000। ये इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो अब वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, वेट ऑफ CaCO3, तो यहाँ पर 1 × 20/60 × 1000, और ऊपर हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पर 5, यहाँ कितना हो जाएगा 20, तो 20 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 1/60 ग्राम हो जाएगा वेट। तो अब बताइए डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या हो जाएगा, तो CaCO3 का वेट 1/60 × 10⁶, और वाटर का 500 ml दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 500। तो यहाँ कितना होना चाहिए, अगर इसको हम लोग लिखते हैं 1 × 10⁴ या 10⁻³ × 10⁻³, यानी कि 1000/500, और यहाँ पर 60 तो है ही, तो ये तो हो जाएगा 2 से, और 2, और यहाँ हो जाएगा 2, ये 30, तो यानी कि ये हो जाएगा 100/3, तो 100/3 33.33, ये ppm लेवल होगा। ये इसका हार्डनेस हो गया, समझ में आया। यहाँ पर इस जगह हम लोग को डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए फॉर्मूला यही है, बताए थे कि वेट ऑफ CaCO3 और इट्स इक्विवेलेंट इनटू 10⁶ बाय वेट ऑफ वाटर। तो पहले हम लोग यहाँ तो CaCO3 नहीं दिया हुआ है, तो CaHCO3 इसको स्टैंडर्डाइज कर लेंगे पहले, यानी इसको CaCO3 के इक्विवेलेंट बना लेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaHCO3, और इसको किससे रिएक्शन कराना है, HCl से, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl के बराबर हो जाएगा। तो HCl का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जब हम लोग को यहाँ मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो
अब उसको वेट में कन्वर्ट कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके, तो 1/60 हुआ। तो अब डिग्री ऑफ हार्डनेस वेट ऑफ CaCO3 into 10⁶ बाय वेट ऑफ वाटर। यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, लेकिन जब डेंसिटी नहीं दिया रहे तो वाटर का डेंसिटी 1 एज्यूम करके बनाना होता है, 500 ml का 500 ग्राम ही होगा। और ये कैलकुलेट करके 33.33 ppm लेवल आया। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन है 1 liter of a sample of hard water on analysis is found to contain 0.006 gram of FeCl3, 0.008 gram of CaSO4, 0.01 gram of NaCl and 0.01 gram of MgSO4. Determine the degree of hardness of the given sample. And it is given in the question that density of water is 1.1. हमने पहले बताया था कि वाटर का डेंसिटी तो 1 ग्राम पर ml होता है, ये 1.1 क्यों? तो ये जो दिया है आपको यही यूज करना होगा। और ये 1.1 थोड़ा बढ़ा इसलिए कि ये तो अब वाटर प्योर नहीं रहा ना, वाटर में ये सॉल्यूट घुले हुए हैं, तो डेंसिटी थोड़ा बढ़ेगा ही। तो डेंसिटी दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, अगर डेंसिटी नहीं दिया हुआ रहे तब हम लोग 1 यूज करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन में जो भी है, अब देखिए इसके वजह से यहाँ कौन सा हेवी आयन हुआ, Fe++, तो ये हेवियर कैटायन है, तो इसके वजह से भी वाटर हार्ड होगा। यहाँ पर Ca++, यानी इसके वजह से भी वाटर हार्ड होगा, इसकी वजह से वाटर हार्ड नहीं होगा, फिर इसके वजह से तो वाटर हार्ड होगा। इसका मतलब है हम लोग को CaCO3 की इक्विवेलेंट इसको छोड़ देना होगा, इन तीनों को लेना होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, CaCO3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ FeCl3 प्लस number of equivalent of CaSO4 plus number of equivalent of MgSO4, ये तीनों का लेना पड़ेगा। तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या, तो वेट दिया हुआ है 0.006 और नीचे इक्विवेलेंट वेट, FeCl3 का इक्विवेलेंट वेट कितना, Fe का यहाँ पर होता है कितना 56, तो वैलेंसी तो 3, तो 56/3 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 56/3, तो हम लोग लिखेंगे 56 divided by 3, it is 18.66 plus 35.5, it is 54.16, तो 54.16 हो गया। CaSO4 का वेट 0.008, इसका इक्विवेलेंट वेट, तो Ca का होता है 20 और SO4 का 48 होगा, यानी कि 96/2 48 कितना हो जाएगा 68 प्लस MgSO4 का कितना 0.01 और Mg का होता है 12 और इसका 48, ये 60 हो जाएगा। तो ये इस तरह से, तो इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना, तो 0.006 डिवाइडेड बाय 54.16, it is 1.107 into 10⁻⁻⁴ प्लस इसका कितना 0.008 divided by 68, it is 1.107
176 into 10 to the power minus 4 प्लस इसका कितना 0.01 divided by 60, it is 1.666 into 10 to the power minus 4 ये होगा। तो इसको अगर हम लोग सम लेंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1.107 प्लस 1.176 प्लस 1.666, it is 3.949 into 10 to the power minus 4 ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हुआ। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर हुआ तो अब यहाँ वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा वेट ऑफ CaCO3 इसको 3.949 into 10 to the power minus 4 into 50 करना पड़ेगा। तो इतना into 50 तो ये हो जाएगा 197.45 into 10 to the minus 4 ग्राम। ये CaCO3 का वेट हो गया। अब यहाँ डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या हो जाएगा तो डिग्री ऑफ हार्डनेस वेट ऑफ CaCO3 197.45 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power 6 by ये वेट ऑफ वाटर 1 लीटर और डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट कितना हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो 1 लीटर 1000 ml और डेंसिटी कितना 1.11 तो 1.1 तो अब इसको हम लोग अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस का 100 तो 100 अगर ये कट जाएगा तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल तो ये 11 हो गया यानी 197.45 बाय कितना हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 197.45 divided by 11 and it is 17.95 so 17.95 ppm is the degree of hardness। तो इस तरह से तो ये आप लोग समझ रहे होंगे प्रॉब्लम को, ये समझ रहे होंगे कि इसमें क्या है कि चाहे कुछ भी रहे उन सब को पहले स्टैंडर्डाइज किया जाएगा यानी उसको CaCO3 के इक्विवेलेंट कराया जाएगा और CaCO3 के इक्विवेलेंट करके फिर उसका वेट निकाल लेंगे और फिर डिग्री ऑफ हार्डनेस के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन है 20 मिलीग्राम ऑफ Ca++ आयंस are present in 1 liter of a given sample of hard water. How many milliequivalent of Na2CO3 would be required to soften 1 liter of the sample? तो यहाँ तो Na2CO3 सोडा हुआ, सोडा डाल करके हम लोग इसको हटाते हैं। तो यहाँ तो ये बहुत ही सिंपल है, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ सीधा नंबर ऑफ milli equivalent number of milli equivalent of number of milli equivalent of Na2CO3 is equal to number of milli equivalent of Ca++, ये हम लोग को निकालना है और Ca++ का कितना
मिलीग्राम दिया हुआ है 20, तो मिलीग्राम दिया हुआ है तो डायरेक्ट उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट आएगा, और सीए का इक्विवेलेंट भी कितना होता है 20, तो 20/20 दैट इज 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड, क्योंकि इसका तो रिएक्शन कराना है Ca++ से, तो हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कंसेप्ट ले लेंगे कि जब दो सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर, तो दोनों का नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट भी बराबर होगा। और मिली इक्विवेलेंट में जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में वेट इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, तो मिली इक्विवेलेंट में वेट इन मिलीग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट होगा। तो मिलीग्राम दिया हुआ है 20/20 दैट इज 1 milli equivalent of Na2CO3 would be required to soften 1 liter of such hard water. Estimation of hardness of water by EDTA, मतलब वाटर का हार्डनेस को मेजर करना है EDTA के द्वारा, EDTA मेथड। तो ये एक तरह का टाइट्रेशन है, एक तरह का टाइट्रेशन है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें EDTA तो पहले हम लोग समझ लेते हैं EDTA है क्या। तो EDTA का फुल फॉर्म है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA ये होता है। ये इथिलीन हुआ, 2 नाइट्रोजन के लिए डाइएमीन, और NH2 होता तो एमीन होता, और वो दोनों हाइड्रोजन हट करके ये एसिटिक एसिड का पार्ट ये इसमें जुड़ गया, इसलिए इसको हम लोग टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ये EDTA। लेकिन एक्चुअली हम लोग इसमें यूज क्या करते हैं, इसका सोडियम सॉल्ट। तो यह -Na+ और डाई सोडियम सॉल्ट, और ये दोनों ट्रांस में होगा, मतलब यहाँ पर एक अगर इधर ऊपर होगा तो यहाँ पर ये नीचे होगा। ट्रांस होने से ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ट्रांस फॉर्म में ये डाई सोडियम सॉल्ट ये हो जाएगा डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA। ये इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो 2 सोडियम है तो Na2 हो गया, और 2 हाइड्रोजन है एसिडिक तो 2 हाइड्रोजन H2, और बाकी जो पूरा पोर्शन है उसके लिए हम लोग A यूज करेंगे। तो बाकी जो पार्ट हुआ ये Na और H को हटाकर पूरा पोर्शन, मतलब यहाँ से लेकर ये इस तरह से ये जो होगा यहाँ तक, इस पूरे को A मान लिया गया। तो Na2H2A, और इसमें वाटर अगर लेंगे तो ये तो आयनाइज होगा, तो दोनों सोडियम अगर हट जाता है तो H2A+, ये हम लोग यूज करते हैं, आगे रिएक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह EDTA को हम लोग शॉर्ट में सिंप्लीफाई करके इससे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, जब टाइट्रेशन है तो इंडिकेटर तो यूज होगा। ये जानते हैं ना कि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर नाम से ही क्लियर है, जो इंडिकेट करे कि टाइट्रेशन में 2 सब्सटेंस को एक दूसरे से रिएक्ट किया जाता है, और जब दोनों एक दूसरे से पूरी तरह रिएक्ट कर ले उस पॉइंट को एंड पॉइंट कहते हैं, और वो एंड पॉइंट को प्राप्त किया या नहीं उसको जानने के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो अपना कलर को चेंज करके रिएक्शन के कंप्लीटनेस या इनकम्प्लीटनेस को इंडिकेट करता है। तो एन इंडिकेटर इज एन ऑर्गेनिक एसिड और an organic base, though they are weak organic acids and bases, which indicates the completeness of any reaction by changing its color। जब कलर चेंज करके
इंडिकेट करता है रिएक्शन के पूर्णता को, वैसे इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं ये क्रोमैटिक इंडिकेटर, क्रोमैटिक जो कलर चेंज करके इंडिकेट करता है। और एक होता है कि स्मेल चेंज होने से वो रिएक्शन के कंप्लीटनेस को या इनकम्प्लीटनेस को इंडिकेट करता है, उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो यहाँ ये क्रोमैटिक इंडिकेटर है जो कलर चेंज करके रिएक्शन के कंप्लीटनेस या इनकम्प्लीटनेस को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ इंडिकेटर क्या यूज होता है, जैसे एसिड बेस रिएक्शन में इंडिकेटर यूज होता है, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन, मिथाइल रेड, इस तरह के इंडिकेटर्स यूज होते हैं। लेकिन उसी तरह से रेडॉक्स रिएक्शन में एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड, एन फिनाइल डायमीन, ये सब अलग अलग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर EDTA के समय, EDTA के द्वारा जब एस्टिमेशन करेंगे तो यहाँ जो इंडिकेटर यूज होता है EBT इंडिकेटर कहते हैं। EBT का फुल फॉर्म एरियोक्रोम ब्लैक टी, एरियोक्रोम ब्लैक टी। बताइए कलर कैसा होगा, तो नाम में ब्लैक है तो ऐसा नहीं समझिएगा कि ये ब्लैक कलर का होगा, इसका कलर ब्लू होता है। Though it's black is in its name, Eriochrome black tea, but it is blue color। तो ये ब्लू कलर का होता है और इसका स्ट्रक्चर ये है, ये पूरा EBT एक डाई एजोनियम, 2 नाइट्रोजन है तो डाई एजोनियम कंपाउंड है, एजो कंपाउंड कह सकते हैं, एजो कंपाउंड है ये। तो एजो कंपाउंड, इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक सोडियम है, फिर 2 हाइड्रोजन है और फिर यहाँ क्या है, बाकी पोर्शन को इंडिकेटर का IN मान लेते हैं। तो Na2HIN, तो इसको अगर हम लोग लेंगे तो Na को अगर हटा देते हैं तो H2IN और एक माइनस हो जाएगा, एक Na प्लस हटा तो एक माइनस हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये बेस मीडियम, ये जो एस्टिमेशन होता है ये बेसिक मीडियम में होता है जहां पर pH लगभग 10 होता है और मीडियम का pH को बैलेंस रखने के लिए हम लोग अमोनियाकल बफर सॉल्यूशन लेते हैं, तो वो जिसका pH 10 होता है। इस वजह से ये at pH 10 ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इस जगह पे ये एक H निकल जाएगा तो HIN, तो अब एक H निकला तो एक माइनस और आ जाएगा, तो ये इस तरह से HIN2 माइनस होता है। और HIN2 माइनस, इसी का कलर जो होता है ये बेस मीडियम में ब्लू कलर का ये होता है, ये ब्लू कलर का होगा HIN2 माइनस। ये इंडिकेटर हुआ। अमोनियाकल बफर सॉल्यूशन, ये इसमें लेते हैं। अमोनियाकल बफर सॉल्यूशन क्या हुआ, NH4OH और प्लस इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट NH4Cl, NH4 कोई भी ले सकते हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, इसका pH मेंटेन रखा जाता है। ये दोनों बफरिंग एजेंट है, इसका रेशियो इस तरह से लिया जाता है कि pH एग्जैक्टली 10 आ जाए या 10 या 11 के बीच में आए। तो ये तो हुआ इंग्रेडिएंट जो हम लोग इस मेथड में यूज करेंगे। अब प्रोसीड्यूर क्या है, देखिए प्रोसीड्यूर यहाँ पर, इसमें प्रोसीड्यूर ये टाइट्रेशन में भी आप लोग पढ़े होंगे। टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का मतलब ही होता है किसी अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करना विद द हेल्प ऑफ ए नोन सॉल्यूशन। देखिए मेजरमेंट, तो टाइट्रेशन, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, हम लोग एक तराजू लेते हैं,
तराजू में एक तरफ हम कोई सामान रखते हैं जिसका वेट निकालना है, वो अननोन है, और एक तरफ स्टैंडर्ड वेट जिसको बटखरा कहते हैं, स्टैंडर्ड वेट वाट, वो रखते हैं। तो एक तरफ स्टैंडर्ड वेट रखे कि 1 किलो या 2 किलो वो रखे, और दूसरे तरफ सामान रखे, और वो अगर बीम एकदम हॉरिजॉन्टल आ गया, इंडिकेटर वहां ऊपर मिल गया, ये बराबर हो गया, मतलब इधर जितना स्टैंडर्ड वेट लिए है उसका वेट उतना ही हुआ। यानी एक अननोन वेट का हम लोग वेट पता किए, किससे? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड वेट। तो उसी तरह से यहाँ क्या होता है, एक सॉल्यूशन लेते हैं एक कंटेनर में जिसका स्ट्रेंथ पता नहीं है, अब उसका स्ट्रेंथ निकालते हैं हम लोग, किससे? एक दूसरे सॉल्यूशन जिसका स्ट्रेंथ हम लोगों को मालूम हो। तो जिस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मालूम है उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, और या उसको टाइट्रेंड भी कहा जाता है, और जिसका हम लोग को स्ट्रेंथ निकालना है उसको एनालाइट कहते हैं, एनालाइट। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रैक्टिकल, आईएससी में प्रैक्टिकल भी करना होता है, तो प्रैक्टिकल किए होंगे तो ये आपको पता होगा। हम लोग तो प्रैक्टिकल किए थे आईएससी में, तो ये सब मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम लोगों ने टाइट्रेशन पढ़ा है। तो यहाँ पर टाइट्रेशन का देखिए मेथड क्या है, ये एक फ्लैटेंड बॉटम फ्लास्क है। इस फ्लास्क में हम लोग क्या क्या लिए हैं, ये एनालाइट लिया गया, यानी इसी का हम लोग को हार्डनेस पता करना है। तो यहाँ क्या लिया गया है, हार्ड वाटर लिए हैं प्लस अमोनियाकल बफर सॉल्यूशन। ये जो अमोनियाकल बफर सॉल्यूशन ABS, ये अमोनियाकल बफर सॉल्यूशन लिया गया है, so that the pH is maintained at 10, and one indicator EBT is added to it, indicator, and this analyte is containing what? Hard water, ammoniacal buffer solution, and a little amount of EBT, the indicator, has been added to it. This is the analyte, and the color of this analyte is wine red कलर, ठीक है। यहाँ जो एनालाइट है उसका कलर वाइन रेड कलर होता है। अब इसके ठीक ऊपर ये एक पाइप ये है, इसमें ये मेजर, ये ऐसे लेवल्ड रहता है, ये लेवलिंग किया हुआ रहता है, तो इसको ब्यूरेट कहते हैं, ये ब्यूरेट कहा जाता है। और उसके अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, वही है EDTA सॉल्यूशन। तो ये EDTA सॉल्यूशन, दिस इज द टाइट्रेंट। ये EDTA सॉल्यूशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये EDTA सॉल्यूशन, इसको खोलेंगे हम लोग और धीरे धीरे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरेगा, और इसको हम लोग एक स्टायरिंग करते रहे, चलाते रहेंगे ऐसे, वो मतलब कांच का पतला ट्यूब या रॉड जैसा होता है, उससे इसको चलाते रहेंगे ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो। तो जैसे ये गिरता जाएगा, इसका वाइन रेड ये कलर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा, और एक सर्टेन टाइम में उसका कलर धीरे धीरे वो डिसअपियर कर जाएगा, और हल्का ब्लू कलर अगर आए भी तो फिर उसको चलाते रहिएगा तो फिर वो गायब हो जाता है, और ये डालते रहेंगे। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद अगर फर्दर जैसे EDTA गिरता है, गिरते ही वो सॉल्यूशन परमानेंटली ब्लू कलर का हो जाता है। चलाइएगा भी तो कलर जाएगा नहीं, यानी कि उसका ब्लू कलर में कन्वर्ट होना, वाइन रेड कलर का ब्लू कलर में कन्वर्ट होना, ये इंडिकेट कर रहा है द रिएक्शन इज ओवर, द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये यहाँ पर अब इसका हम लोग को पता है, इसका कंसंट्रेशन पता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो इसका पता है, तो उसके हेल्प से हम इसका डिग्री ऑफ हार्डनेस फाइंड कर देते हैं। वो फिर न्यूमेरिकल में भी क्लियर होगा, इससे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो इस तरह से ये फाइंड किया जाता है, ठीक है।
ये समझ में आया कि यहाँ पर ये एक फ्लैट बॉटम फ्लास्क है which is containing the analyte. The analyte consists of hard water, ammoniacal bubble solution, and areochrome black tea, the indicator. And the mixture of these three is wine red in color. And now gradually the EDTA solution is just drop by drop it is falling and into the analyte, and reaction occurs. It is being stirred continuously. And when the reaction is over, after that, further addition of EDTA, the color of wine red turns into permanently blue color. Means this coloration, blue coloration, indicates that the reaction is over. The reaction has reached and approached its end point. इन पॉइंट को वो पहुंच चुका है. तो अब इसके कंसंट्रेशन से इसका हार्डनेस ये निकाला जाता है. तो ये हुआ. अब इसमें रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हम लोग उस रिएक्शन की चर्चा करेंगे. अब इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन क्या क्या होता है. तो देखिए, इसमें जो हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर किसके वजह से होता है. वहाँ कैल्शियम डबल प्लस और मैग्नीशियम डबल प्लस, ये आयंस तो होंगे ही होंगे. तो इसी को हम लोग शॉर्ट में M डबल प्लस लिख लेते हैं. तो ये जो सॉल्ट्स होंगे, इसी के घुले हुए रहने के वजह से वो हार्ड है. और इसी का अमाउंट अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और इसको इक्विवेलेंट कर देंगे CaCO3 से, तो हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस पता चल जाएगा. तो इसका अमाउंट हम लोग को पता करना है. तो उसको M डबल प्लस में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. तो हुआ क्या, तो सबसे पहले एनालाइट में हार्ड वाटर जो लिया गया था, उसमें तो ये मेटल थे ही, मेटल आयन, और वह इंडिकेटर भी लिया गया था. लेकिन इंडिकेटर कभी भी बहुत ज्यादा परिमाण में नहीं लेते हैं. इंडिकेटर वो ह्यूज अमाउंट में रिएक्शन में कभी भी ड्यूरिंग टाइट्रेशन नहीं लिया जाता. इसलिए ये तो कम अमाउंट होगा, ये ज्यादा है. तो अगर ये ज्यादा है, मेटल ज्यादा हो गया, इंडिकेटर का अमाउंट कम हो गया, तब क्या होगा कि मेटल इससे जितना है, ये रिएक्शन पहले जितना इंडिकेटर है उतना से ये रिएक्शन करेगा. तो यहाँ से एक हाइड्रोजन अगर हम हटाते हैं, तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे, H प्लस हटाएंगे, आयन पे 3 माइनस हो जाएगा. तो 3 माइनस और M उससे जुड़ गया, तो 2 प्लस 2 माइनस को कैंसिल किया, तो 1 माइनस बच गया. तो MIN, देखिए H हटा, 3 माइनस, वहाँ M आया, तो 2 प्लस 2 माइनस को कैंसिल किया, 1 बच गया. और ये H जो निकला, ये H प्लस यहाँ पर हो गया. अब अगर मान लीजिए इंडिकेटर कम था और मेटल ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा. मेटल अगर ज्यादा हो जाए, तो जो बचा है, ये रिमेनिंग, जो बचा रिमेनिंग मेटल आयन इन हार्ड वाटर, जो इंडिकेटर से रिएक्शन करने के बाद बच गया, वो अब वहां तो EDTA डाले हैं, तो ये EDTA को शॉर्ट में लिखने का तरीका है. तो वहां जो EDTA डाले हैं, ये जाकर के EDTA से रिएक्शन करेगा. EDTA कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल के साथ, और वो जो चिलेटिंग लिगेंड्स होता है EDTA, इसकी वजह से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. इसलिए ये जो होता है, ये लेस स्टेबल होता है, और इसी के वजह से, इसी कॉम्प्लेक्स बनने के वजह से वाइन रेड कलर होता है. द वाइन रेड कलर ऑफ द एनालाइट इज ड्यू टू दिस मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, जो स्टेबल कम है. और वहां पर ये अब EDTA डाले, जो मेटल बचा हुआ था उससे रिएक्ट किया. तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन हटा दें, तो 2H प्लस हटाइएगा तो 2 माइनस है ही, 2 माइनस और आ जाएगा, 4 माइनस, फिर वहां M गया, तो M जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस है, तो 2 माइनस को कैंसिल करेगा, तो 2 माइनस बच गया. Ma डबल माइनस, ये मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बना दिया,
और 2 हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो गया और ये मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, स्टेबल, ये मोर स्टेबल इन अल्कलाइन मीडियम, इन अल्कलाइन मीडियम में ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए होता है क्या, यहाँ पर ये जो H है, ये H है, ये तो मीडियम को एसिडिक बना देगा, तो एसिडिक जैसे बना देगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगा और ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो टाइट्रेशन फेल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ बफर सॉल्यूशन डालकर हम लोग हमेशा मीडियम का pH को 10 मेंटेन रखते हैं। तो अब यहाँ पर अब मान लीजिए कि मेटल आयन उतना ही था जितना इंडिकेटर पूरा रिएक्शन कर लिया, तो हो सकता है या तो पूरा रिएक्शन कर ले या फिर ये जो बनेगा, अगर जो भी बना था वो बना, फिर वो EDTA से रिएक्शन करेगा और EDTA फिर ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन को हटाएगा, M आएगा और H2 यहाँ जाएगा, तो H2 आयन माइनस होगा, लेकिन उस H2 आयन माइनस से मतलब M इधर चला गया, H2 इधर, तो H2 आयन माइनस, लेकिन एल्कलाइन मीडियम है जिसमें H आयन डबल माइनस के रूप में, तो एक H बाहर चला गया, ये H इधर। तो इस तरह से अगर ये मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स रूप में बना भी होगा तो EDTA डालने पर वो टूट करके ये मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स जो कि स्टेबल है वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हम लोग को अगर EDTA का अमाउंट पता है तो उससे मेटल कितना है वो हम लोग पता कर ले सकते हैं, और मेटल पता कर लेंगे उसको इक्विवेलेंट कर देंगे CaCO3 से, तो हम लोग उसके बाद डिग्री ऑफ हार्डनेस ये फाइंड कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल टाइप किस तरह का होता है वो हम लोग डिस्कस। ये EDTA मेथड पर न्यूमेरिकल बनाने के पहले हम लोग को 2 चीज जानना पड़ेगा। एक तो सबसे पहला सिंपली ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ये क्या होता है? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो हम लोग लेते हैं इसको SHW, इसको कहते हैं क्या? इट्स कंसंट्रेशन इज नोन। स्टैंडर्ड का मतलब ही वही होता है, इट्स कंसंट्रेशन इज नोन। इसका कंसंट्रेशन हम लोग को पता है और दैट इज हाउ मच, ये तो CaCO3 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, हाउ मच CaCO3 इज dissolved in what amount of distilled water। ये प्योर वाटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं CaCO3 को घुलाकर ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाते हैं। मतलब ऐसा ये हार्ड वाटर हुआ जिसका स्ट्रेंथ हमें पता है, जिसका कंसंट्रेशन पता है, मतलब इसके एक सर्टेन अमाउंट में, डिस्टिल वाटर के सर्टेन अमाउंट में कितना CaCO3 घुला हुआ है, ये हम लोग अगर वो पता है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कहते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा CaCO3, तो इसमें क्या होता है? CaCO3 ये तो इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फिर अगर ये इनसॉल्युबल है तो कह रहे हैं कि कितना CaCO3 घुला हुआ है, ये हम लोग घुलाएंगे कैसे?
तो ये घुला करके ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तो घुलाएंगे कैसे, इसके लिए है क्या, सबसे पहले ये जो हम लोग करते हैं क्या, CaCO3 इसको हम लोग डाइल्यूट HCl में घुला लेते हैं, इसके सॉल्यूशन में मिला देंगे तो ये घुल जाएगा, और फिर इसको हम लोग ये यहाँ पर मिला देंगे किसमें, ये डिस्टिल वाटर। तो डायरेक्ट तो ये नहीं घुलेगा, इसमें स्लाइटली एसिडिक बनाकर तब उसको घुलाया जाता है और घुलाकर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर बनाया जाता है। मान लीजिए कि 2 ग्राम 10 ग्राम जो भी हो, मान लीजिए 1 ग्राम या 2 ग्राम CaCO3 घुला दिए और 1 लीटर पानी में घुला दिए, है ना, 1 लीटर में। तो या अगर कोई भी दूसरा अमाउंट रहे वो 1 लीटर के रेफरेंस में कंसिडर कर लेंगे। मान लीजिए 500 ml में 1 ग्राम CaCO3 घुला है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लेंगे तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 2 ग्राम CaCO3। तो इस तरह से यानी कितना CaCO3 है और वाटर के कितने अमाउंट में, ये जब दोनों पता रहेगा तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कहते हैं। और दूसरा होता है ये, इसको हम लोग ये सैंपल हार्ड वाटर, सैंपल हार्ड वाटर या सिर्फ इसको हार्ड वाटर भी कह सकते हैं, है ना। सैंपल ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे तो ये भी वही होगा, तो इसको हम लोग सिंपली हम लोग ऐसे हार्ड वाटर सैंपल ही कह देते हैं। हार्ड वाटर सैंपल, हार्ड वाटर सैंपल, ये सैंपल है, दिस इज द एनालाइट, यही एनालाइट है जिसका हम लोग को कंसंट्रेशन निकालना है। इट्स कंसंट्रेशन इज टू बी डिटरमाइंड, ये हम लोग को निकालना है, इसका कंसंट्रेशन हम लोग को निकालना है। तो ये जो यहाँ लिया गया है हार्ड वाटर, वही ये एक सैंपल हुआ और उस सैंपल का कंसंट्रेशन हम लोग को निकालना है। तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर और हार्ड वाटर सैंपल दोनों अलग है। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर मीन्स द वाटर सैंपल the concentration of which is known, that is what amount of CaCO3 is dissolved in a given amount of distilled water. But here this hard water, here it is the sample one, it is the analyte, its concentration is not known, its concentration is to be determined by using EDTA method. अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है 20 ml of standard hard water containing 2 gram CaCO3 in 1 liter of distilled water consumes 10 ml of EDTA solution। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ जिसमें इसके द्वारा EDTA का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, ये बता रहे। और उसके बाद है कि 50 ml of a hard water sample mixed with ammoniacal buffer solution and EBT is titrated with the standardized EDTA solution. It requires 15 ml of EDTA. Calculate the total hardness in ppm. तो इसको सॉल्व जो करेंगे, इसको 2 पार्ट में सॉल्व करना होगा। एक सबसे पहले EDTA, यहाँ जो हम लोगों ने ये जो मेथड देखा EDTA स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसका स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। तो ये स्ट्रेंथ तो यहाँ पता है नहीं, यानी कि उसकी सहायता से EDTA का स्ट्रेंथ पहले फाइंड करेंगे, तो उसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA। तो अब देखिए स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का वॉल्यूम कितना है 20 ml, और कह रहा है इसमें 2 ग्राम CaCO3 in 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 20 ml, और कह रहा है कि 1 लीटर में 2 ग्राम, 1 लीटर मीन्स 1000 ml, तो 1000 ml of standard hard water contains 2 gram
CaCO3, इसमें 2 ग्राम CaCO3 है, तो 2 ग्राम CaCO3 तो 20 ml लिया गया है, तो 20 ml में कितना होगा, तो 2/1000 इंटू 20, तो ये कैंसिल, तो 4/100 यानी कि 0.04 ग्राम CaCO3 20 ml में है, और 20 ml हार्ड वाटर को ले रहा है कितना, कंज्यूम कर रहा है 10 ml EDTA, तो 20 ml स्टैंडर्ड हार्ड वाटर रिक्वायर्स 10 ml EDTA, यानी 10 ml EDTA इक्विवेलेंट हुआ किसके, 0.04 ग्राम CaCO3 के, तो 1 ml EDTA किसके इक्विवेलेंट हुआ, 0.04/10 यानी 0.004 ग्राम, ये CaCO3 के इक्विवेलेंट हुआ। ये तो निकल गया, EDTA का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन EDTA का ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, DOH डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालते हैं, तो ये जो हार्ड वाटर सैंपल है इसका 50 ml है, और ये 50 ml इसका है, तो वेट अगर लेंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ CaCO3 इन सैंपल हार्ड वाटर कितना होगा, तो EDTA का कितना ले रहा है, वो 15 ml ले रहा है, तो 1 ml EDTA में 0.004 था, तो 15 ml में कितना हो जाएगा, इतना इंटू 4, तो इतना इंटू 15, तो ये 0.004 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 ये 60, तो यहाँ 0, तो 4 इंटू 15 और नीचे हो जाएगा 1000, तो ये क्या हो जाएगा 60/1000, तो ये कैंसल 6 यानी 0.06 ग्राम CaCO3, यानी ये सैंपल हार्ड वाटर में उतना ग्राम CaCO3 है टोटल। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, वेट ऑफ CaCO3 तो 0.06 इंटू 10⁶ बाय वेट ऑफ सैंपल हार्ड वाटर, तो सैंपल हार्ड वाटर 50, तो यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट हटाया 100, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 5000, तो 30 यहाँ कैंसिल, तो 6000/5 that is 1200 ppm. This is the degree of hardness of the sample hard water.